सेकेंड चैप्टर विच इज सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने स्टार्ट किया था सेकेंड चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो वो हमने स्टार्ट किया था, तो उसको बस आज हमारा एंड टॉपिक आ जाएगा, लास्ट फाइनल टॉपिक, ठीक है। तो देखते हैं फिर उस टॉपिक में हमारे पास आज क्या है। थोड़ी सी आप कह लें कि बहुत माइनर सी जो हैं कुछ डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बस आज हमने वो कंप्लीट कर लेना है। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ द डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है। क्या करना है, हमने प्रॉब्लम ली थी, एक प्रॉब्लम हमने, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा, पूरा बायोलॉजिकल मेथड हमने सीखा कि बायोलॉजिकल मेथड में क्या क्या होता है, ठीक है, कौन से उसके स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक अब आज का होगा वो होगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, बिकॉज इट्स लास्ट टॉपिक कि हमने डाटा को कैसे एनालाइज करना है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर द सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर किया करें, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूला करें, ठीक है। सो अब हमारा टॉपिक आज आ गया है जी, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। अब आपने डाटा आपके पास आ गया, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, पूरा बायोलॉजिकल मेथड को आपने फॉलो किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया ऑलमोस्ट। अब आपने करना है कि किस तरह का डाटा आपको मिला है और किस तरह से आपने उस डाटा को कलेक्ट किया है, किस तरह से उस डाटा को आपने ऑर्गेनाइज करना है, अब आज आपने वो स्टडी करना है। सो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड द डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसके बगैर आपका एक्सपेरिमेंट, आपका बायोलॉजिकल मेथड कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज द नेम, स्टेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नेम, स्टेट और वैल्यूज जो आपकी ऑब्जर्वेशन में आती हैं उसको हम कहते हैं कि ये डाटा एनालिसिस है, कि आपने ये डाटा है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट डाटा इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज द नेम्स, स्टेट्स और द वैल्यूज मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट। जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, आपके पास नेम्स हैं, डेट्स हैं, कुछ फिगर्स, फैक्ट्स आए हैं, वो सब आपका डाटा है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट टू हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा, ठीक है। अब आपने जब डाटा कलेक्ट करना है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने लिया डाटा और चलें जी आपका वो भी हो गया, साथ ही कलेक्ट हो गया डाटा और काम खत्म। आपने उसको ऑर्गेनाइज भी करना है कि इस स्टेप पे हमें ये डाटा मिला था, इस स्टेप पे ये मिला है, उसका ये मतलब हो सकता है और उसका ये, ठीक है। Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe the data collection methods। अब ये भी एक important चीज़ है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, डाटा कलेक्ट किया, तो एक डाटा कलेक्ट करने का भी एक मेथड होता है जो आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मेथड। एंड इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये हमें क्या बताता है कि आपके एक्सपेरिमेंट की क्या क्वालिटी है, कितनी अच्छी तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और क्या उसके रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कैसी क्वालिटी आपके डाटा की, आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, आपने टेबल्स ऑर्गेनाइज किए हैं, ग्राफ के फॉर्म में आपने अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया है, फ्लो चार्ट्स हैं या मैप्स बनाए हैं। अगर आप कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है अपने यहाँ डाटा कलेक्ट करें तो आपने मैप्स कैसे बनाए हैं, डायग्राम्स हैं तो कौन सी डायग्राम्स है, किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास डाटा एनालिसिस। अच्छा, तो डाटा एनालिसिस में हमारे पास क्या है, डाटा एनालिसिस इज वन सेकेंड, डाटा एनालिसिस में हमारे पास ये होगा कि हमने डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब एनालिसिस ये कि डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस का मतलब है आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, पूरा हाइपोथेसिस हमने एक लिया था, वो लास्ट पे डाटा के मुताबिक, डाटा के जो अकॉर्डिंग भी वो ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। इट इज डन थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट इज द रेशियो एंड द प्रोपोर्शंस। क्या होता है कि जब आप डाटा ले लेते हैं, उस डाटा को आपने एनालाइज करना है तो आप उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं। जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं तो उससे ये होता है कि पता चलता है कि अगर आपने कोई लॉ बनाया या कोई हाइपोथेसिस बनाया तो उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। सो इससे आपको पता चल जाएगा और उसमें आप प्रोपोर्शंस और रेशियोज को चेकआउट करेंगे, ठीक है। व्हेन ए रिलेशन बिटवीन द टू number, for example the a or b is expressed in terms of the quotient which is a over b, ठीक है। it is
कॉल द रेशो। ये होता है कि जब आप दो नंबर्स ले रहे हैं, कुछ भी टू रेशियोज हैं आपके पास, ए टू बी, आपके पास टू नंबर्स हैं, इनको आपने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, ए ओवर बी करके आप उसको डिवाइड करेंगे या कुछ इस तरह का प्रोसीजर करेंगे। इट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द नंबर टू द अदर एंड मे बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग द डिवीजन और कॉलन। उसमें अब आप डिवीजन का साइन भी पुट कर सकते हैं, ये जो आपने स्लैश है स्लैश भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन का साइन भी यूज कर सकते हैं और कॉलन भी यूज कर सकते हैं। मार्क बिटवीन द टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन द 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड द 150 नॉर्मल पेशेंट्स। तो जब हमारे पास 50 होंगे पेशेंट्स मलेरियल और 50 होंगे हमारे पास नॉर्मल पेशेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि आप रेशियो को किस तरह से करेंगे। प्रोपोर्शंस मींस टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ द इक्वालिटी। अब रेशियो हमारे पास थी ए रेशो बी, जैसे ये देखिए इट इज रिटन लाइक दिस ए रेशो बी, ठीक है। ये हमारे पास थी रेशो के, दोनों को आपने राइट किया है, चाहे आप उसमें डिवीजन का साइन यूज करें, कॉलन को यूज करें या फिर आप स्लैश को यूज करें, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या है कि टू रेशियोज आपके पास सेपरेट है, अभी ए रेशो बी भी है और सी रेशो डी भी है। इन टू रेशियोज को आपने इक्वल के साइन से, ठीक है, दिस इज द इक्वल साइन, सो इक्वल के साइन से जब आप इसको करेंगे, सो दिस इज द योर प्रोपोर्शन। तो ये इक्वल का साइन जो है यहाँ पे बता देगा कि ये आपकी प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शन कैसी है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अब हमने प्रोपोर्शन का जो वो यूज किया। प्रोपोर्शंस बिटवीन द टू रेशियोज एंड दिस प्रोपोर्शंस मे आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो बी सी रेशियो डी एंड व्हेन द थ्री, और जब कब थ्री वैल्यूज इन द प्रोपोर्शंस आर नाउन द फोर द एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। जब आपको तीन रेशियोज का इसमें पता होता है, थ्री फिगर्स, ये ए रेशियो बी प्रोपोर्शन में आपको थ्री फिगर्स की वैल्यूज का पता है, सपोज ए बी सी का आपको पता है बट डी का आपको नहीं पता, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स और हम उसको इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बियोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स गेट मलेरिया। तो अगर बियोलॉजिस्ट ने करना है देन अलाउ टू इन्फेक्टेड कि कितने बर्ड्स को जो है मलेरिया हुआ है, तो आपने उसको पूरी जो है आपकी रेशो लेंगे और रेशो पे आप चेक आउट कर सकते हैं इजीली कि कितने पेशेंट्स को मलेरिया हुआ था और कितने अब रह गए हैं, ठीक है। सो बियोलॉजिकल इस तरह से जब आप पूरे जो है वो डाटा है उसको आप जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो रेशो से आपको पता चल जाएगा कि कितने मलेरिया पेशेंट थे। जैसे अगर एक साइंटिस्ट ने एक बर्ड की एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है कि बर्ड्स हैं मलेरियल पेशेंट्स और जो हेल्दी बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट किया है और उसके बाद क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ द लाइक 100 हेल्दी स्पैरोज, ठीक है। आप क्या लिए हैं कि इन्फेक्ट किया है मॉस्क्यूटोस टू बाइट दी 100 healthy sparrows को वो करेगा अब bite. In the previous experiment he noted that where the जो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट उसमें किया था allowed the mosquitoes to bite the 20 sparrows, so 14 out of the other 2 malaria got. so अब क्या हुआ कि 20 को उसने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने 20 स्पैरोज को अलो किया, लाइक मॉस्किटोज को अलो किया कि वो 20 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करें। 14 ओवर 20 जो है उसकी रेशियो निकल आई कि 14 को मलेरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। अब उसने प्रोपोर्शन रूल को यूज करना है। जब वो यहाँ से अब प्रोपोर्शन रूल को यूज करेगा तो उससे क्या होगा कि वो दोनों रेशियोज, एक जो उसने 100 को उससे इन्फेक्ट करवाया है, ठीक है, और एक उसने जो 20 स्पैरोज को इन्फेक्ट करवाया था लेकिन उसमें से 14 स्पैरोज जो है उनको मलेरिया हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर के किस तरह से आप उसको लेके आएंगे। फर्स्ट रेशियो आपके पास है 14/20 आउट ऑफ 14 आउट ऑफ 20 यही था, ठीक है। उसके बाद सेकंड रेशियो आपके पास है 100 एंड हाउ मेनी आउट ऑफ दी 100। अब हमारे पास आंसर हमने निकालना है। प्रोपोर्शन रूल को यूज करेंगे। 14 और 20 आपको पता है, एक्स नहीं आपको पता और 100 भी आपको पता है, नहीं ना पता एक्स आपको कि कितने इसमें से आए। अब इसमें कैसे आप करते हैं, सिंपल सा ये प्रोसीजर, आपने प्रोपोर्शन के रूल्स पहले भी उसको किया हुआ है। x/100 इज इक्वल 14/20 यही था ना इसका मतलब जब आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है। इसको आप क्रॉस कट भी कर सकते हैं, क्रॉस कटिंग कर लें या इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। x मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। क्या आ जाएगा 100/20 इंटू 14, यही आंसर आएगा ना। x को जब साइड पर रखेंगे तो x इज इक्वल 70 बिकॉज आप 0 को 0 से कट कर देंगे और 2 5 10 हो जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 14 इट्स 70, ठीक है। इट मीन्स दी 70 आउट ऑफ दी 100 स्पैरोज गेट द मलेरिया। तो यहाँ से पता चल गया कि जो 100 वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें से 70 स्पैरोज को मलेरिया हुआ। Statistics are thus means of the summarizing data through the calculation of mean value, and this step is by important as means of the transforms
raw data into a information and which can be used for summarizing and report. अब statistics जब हमने use की तो हमारे पास एक raw data था जो बस ये था जी 14 out of 20 20 70 100, अच्छा क्या इसका मतलब है, कुछ नहीं पता क्या मतलब है, ठीक है। जब statistical हमने उसको अप्लाई किया है, उस पर प्रोसीजर्स हैं, चाहे हम प्रोपोर्शन का रूल यूज करें, चाहे हम रेशियो यूज करें, चाहे हम कुछ भी यूज करें स्टैटिस्टिकल, ठीक है, तो उससे फिर वो एक डाटा जो है वो एक हमें इंफॉर्मेशन अब प्रोवाइड करेगा कि 14 में से 20 थे और 100 में से 70 होंगे जो मलेरियल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि पहले आपके पास डाटा जो है वो सिंपल होता है, रॉ होता है, ना उस पर कोई ऑपरेशन होता है, ना इसकी समझ आती है कि वो डाटा का मतलब क्या है। उसके बाद मैथमेटिक्स एज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। यस, मैथ्स आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे जो साइंटिफिक प्रोसीजर है उसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो मैथ है। Biological methods also involve the use of the applied mathematics to solve the biological problems, and major biological problems in which the knowledge of the mathematics is used including the gene finding, ठीक है, उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं और प्रोटीन्स प्रोटीन रेशियोज हैं या इंट्रैक्शंस है, ये वो प्रोसेस है बियोलॉजी के जिसमें मैथ को यूज किया जाता है, जिसमें जीन फाइंडिंग है, प्रोटीन बियोलॉजिकल इंट्रैक्शंस हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। Next is the bioinformatics refers to the computational statistic techniques for the analysis of the biological data. अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, उसमें हम यही करते हैं कि डाटा को किस तरह से आपने ये जो पूरी एक डिग्री है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, इस पूरी डिग्री में ये होता है कि बियोलॉजिकल डाटा होता है आपके पास और आपने उस पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस प्रिंसिपल्स उनको अप्लाई करना है और डाटा को अरेंज करना है। ये है वो पूरी डिग्री जो चाहे आप 4 साल की कर रहे हैं या 2 साल की कर रहे हैं, जो PS बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है, ठीक है। तो वो एक पूरी डिग्री इसी पे डिपेंड करती है कि किस तरह से बियोलॉजिकल डाटा को हम यूज करके स्टैटिस्टिकली उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ ये एक इतना इम्पोर्टेंट जो है ना फिनोमिना है, लाइक अगर हम जेनेटिक्स में देखें ना, तो मैं आपको बताती हूँ हमने स्टडी किया था कि जेनेटिक्स के ऊपर जब आप ये बियोलॉजिकल रूल्स को अप्लाई करते हैं ना, स्टैटिस्टिकल रूल्स को अप्लाई करते हैं, बियोलॉजिकल डाटा है आपके ऊपर जेनेटिक्स का, तो इससे हम इस तरह की प्रेडिक्शंस भी निकाल सकते हैं कि अगर फादर और मदर में इतनी प्रोपोर्शन इस जीन की है, सपोज किसी डिसीज की हो, चाहे चाहे वो हेल्दी जीन हो, तो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें 3/1 की रेशियो आएगी, 2/1 की रेशियो आएगी, लाइक हो सकता है कि 3 ऑफस्प्रिंग्स में से 2 के अंदर वो डिसीज आ जाए, 4 ऑफस्प्रिंग्स में से 3 के अंदर वो डिसीज आ जाए। तो इस तरह की प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम इस तरह जेनेटिक्स को वो मैथमेटिक्स को या स्टैटिक्स को बियोलॉजिकल मेथड में यूज करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक इतनी प्रेडिक्शंस होती है कि इन पेरेंट्स के, अगर हम देखें कि इन पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स में इतने ऑफस्प्रिंग्स थे, लाइक उनकी इतने जो हैं वो बच्चे थे या उनकी इतनी प्रोजेनी थी, तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स इतने हो सकते हैं। मस्ट तो नहीं है ये, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शंस की जाती हैं। और आपको पता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें इसको यूज करके वो इस चीज का एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी है दिस ईयर, चाहे वो आप उसको बिलियंस में कहें, मिलियंस में कहें या थाउजेंड्स में कहें, कि इस ईयर इस एरिया की अगर 1000 पॉपुलेशन है जस्ट फ्रॉम वन स्ट्रीट, और एक कम्युनिटी की 2000 है, 5-10,000 पॉपुलेशन है, तो वो इस स्टैटिक्स को बायोलॉजिकल में यूज करके मेथड में आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसी कम्युनिटी में इसी एरिया में 5000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो ये प्रिडिक्शन होती है, फिर वो इस प्रिडिक्शन से उनको आइडिया होता है कि अच्छा नेक्स्ट इतने ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल, ठीक है। उससे फिर क्या करते हैं डेवलप कंट्रीज, उसको यूज करते हैं कि हमारे पास फुल कंट्री में ऑलमोस्ट दिस ईयर यंगस्टर्स या फिर न्यू बॉर्न इतने होंगे, और जब वो अपने 18 ईयर्स को 19 ईयर्स को पहुंचेंगे तो उनकी ये एज ये क्वांटिटी होगी, इतने नंबर्स होंगे, ठीक है। और फिर उससे वो देखते हैं कि हमें इतनी जॉब्स की जरूरत है, इतनी वैकेंसीज चाहिए कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर इतने पॉपुलेशन होगी जिसको हमने जॉब प्रोवाइड करनी है, अर्निंग प्रोवाइड करनी है, उनका लाइवलीहुड देना है। तो इस तरह से वो जो जॉब का प्रॉब्लम होता है या लाइवलीहुड का प्रॉब्लम होता है, उसको वो इस तरह इस स्टैटिस्टिक्स को बियोलॉजिकल मेथड में यूज करके सॉल्व करते हैं, इसलिए वहाँ पे ये जॉब्स और इनकी प्रॉब्लम नहीं होती, ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो जॉब करता है और उसको मिल जाती हैं इजीली, ठीक है। सो दिस इज द केस, इस तरह से वो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। उसके बाद ये आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको पता हो कि इसका ये मीनिंग है, और ये कुछ ऑनलाइन जो है लर्निंग के सोर्सेज हैं, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर आप इन वेबसाइट्स को सर्च करें तो ये इनका काफ़ी आपको वो मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। सो बस फिर यही था आज का हमारा टॉपिक,
के हमने जो मैथ और स्टैटिक्स का यूज़ था ना वो चेकआउट करना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में यही है कि आपने क्वेश्चंस बताने, डिस्क्राइब इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल स्टेप्स जो है आपने बता देने, मलेरिया के एग्जांपल को यूज़ करके हमने सब रीड आउट कर लिया। इसके बाद इफ अ टेस्ट शोज दैट द सम पीपल हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड सो बट दे डू नॉट शो द एनी सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, व्हाट हाइपोथेसिस वुड यू फॉर्मुलेट टू आंसर दिस प्रॉब्लम। तो आप देखें कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आपने बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, कि क्यों नहीं उसमें सिम्टम्स शो हुए। हो सकता है उसमें कैरियर प्रोटीन्स हो सकता है कि वो उसमें फाइट कर चुका हो सकता है उसमें डोमिनेंट जीन दूसरे आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम है वो सरवाइव कर गया, ठीक है। सो हाउ द प्रिंसिपल रेशियो एंड द प्रोपोर्शन, फिर आप ये है कि आपने खुद इनके आंसर जो है वो सोचने की कोशिश करनी है। ये लर्निंग और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको क्या पता है इन चीज़ों का। उसके बाद आते हैं आपके जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं जो आपने अपने क्वेश्चन उससे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके लिहाज से भी आपने करने हैं। ये पेज ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या है कि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरी एंड द लॉ, बहुत इजी है, हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी, कि थ्योरी और लॉ में जो है वो क्या डिफरेंशिएशन होती है। थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस होता है जिसको टेस्ट करते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है, और लॉ वो होता है जिसमें थ्योरी इतनी वो उसको टेस्ट किया जाता है कि वो फिक्स हो जाती है, तो वो फिर बन जाता है हमारे पास लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर बियोलॉजिकल मेथड हाउ, क्योंकि आपको पता है क्वांटिटेटिव में आपको डाटा मिलता है, वैल्यूज मिलती हैं, तो इसलिए वो फिगर्स के तौर पे इजी है। सो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट। सो आई होप कि आपके लिए ये इजी होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता था आपके पास फॉर्मुलेट एंड टेस्ट अ वर्किंग हाइपोथेसिस। एक वर्किंग हाइपोथेसिस आपने बनाना है, कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक है, फॉर अ गिवन बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी गिवन बियोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आपने उसको बना लेना है। क्या है, आइडेंटिफाई एंड ये भी कुछ ऐसी है कि आपको कुछ आइडिया हो जाए किस तरह से आपने इसको करना है। ये भी आपको बहुत वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका एनालिसिस है और थोड़ी कॉन्सेप्ट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपके जो चैप्टर होता है उसमें से ही आता है। उसके बाद ये आपके कुछ की टर्म्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, तो आप इसको ज़रूर सर्च करें। जैसे ये कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। ये देखें, इसको आप इस तरह से भी की टर्म्स को कर सकते हैं। अगर मैं इसको अलो कर दूंगी ना तो यहाँ से भी आपको की टर्म की जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी इजीली, कि आपकी क्या की टर्म है और वो किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये जो है वो बहुत इजी रहा होगा और आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, लेक्चर को रिवाइज ज़रूर किया करें, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लेक्चर को करते हैं रिवाइज। तो ये देखें, ये क्रोम पे इस तरह से ना ओपन हो जाता है, जब आप अगर PDF फाइल हो आपके पास तो इस तरह से हो जाता है। तो नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से जो है ये आपका बहुत ईजीली हो जाता है। आप इस तरह से टर्म्स को, ये भी चल नहीं रहा नेट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ रहेगा, आपको समझ आ गई होगी। सो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।